नमस्कार, प्रणाम। मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्रीन टीवी में। और आज के इस खास चौपाल में जो कि हम उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के सहयोग से कर रहे हैं, जिसका मकसद है गन्ने की पत्तियां व पराली प्रबंधन कैसे किया जाए, कौन कौन से जो स्कीम्स है सरकार की उसके बारे में जानकारी देना। और ये जो हम आज चौपाल लगा रहे हैं वो हम बुलंदशहर में लगा रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, और साथ में बहुत सारे किसान मौजूद हैं। और ग्रीन टीवी के प्लेटफॉर्म के जरिए भी जितने भी हमारे साथ किसान मौजूद हैं, हम सभी को ये जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो आज एक्सपर्ट है वो है डिपिन कुमार सर, ये उप कृषि निदेशक है बुलंदशहर से। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है राहुल तेवतिया जी, जिला कृषि अधिकारी। सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है धनंजय सिंह सर, ये जिला कृषि रक्षा अधिकारी है। सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है महिपाल सिंह जी, सहायक विकास अधिकारी। सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है रूप किशोर जी, नरेंद्र सिंह जी, और कुछ प्रगतिशील किसान हैं जो कि बताएंगे, जिन्होंने ये जो मैनेजमेंट किया है, इन सिटू मैनेजमेंट स्कीम का फायदा उठाया है या फिर फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, इन सभी का लाभ उठाया है। तो उनसे भी हम जानेंगे, और साथ में क्वेश्चन आंसर का सेशन भी होगा। अगर आप लोगों की कोई भी समस्या हुई तो आप लोग जो है वो कार्यक्रम के बाद पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए आपके सवालों का जवाब दे सके। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी डिपिन कुमार जी से। सर, आप बताएं कि बुलंदशहर में क्या क्या चीजें चल रही है जिससे कि गन्ने की पत्तियां व पराली प्रबंधन किया जा सके। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि बताया गया है, जनपद बुलंदशहर में जो धान की पराली है या गन्ने की पत्ती हैं, उनको किसान भाई न जलाए, उसके लिए हमें क्या करना है। तो मैं थोड़ा सा आपको बुलंदशहर के बारे में बता देता हूँ। बुलंदशहर ज़िला आपका काफ़ी बड़ा ज़िला है, जिसका जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 4,35,000 हेक्टेयर इसका भौगोलिक क्षेत्रफल है, और 3,65,000 हेक्टेयर ऐसा एरिया है जो आपका रिपोर्टेड एरिया है, जिसमें से 3 लाख हेक्टेयर में आपके यहाँ खेती होती है। जैसा कि इस वर्ष के यदि आंकड़े की बात करें तो लगभग 75,000 हेक्टेयर में आपका गन्ना है और 92,000 हेक्टेयर में धान है। चूँकि गन्ने की पताई जो है वो बाद में आती है, पहले धान की पराली शुरू हो जाती है। तो धान की कटाई होने के बाद में जो आपकी पराली है उसको हमें निस्तारण करने में, ताकि किसान भाई हमारे उसको ना जलाएं, हम लोगों ने क्या क्या व्यवस्थाएं की वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। हालांकि जनपद बुलंदशहर में अभी तक जो घटनाएं घटी हैं उसमें से मात्र 4 घटनाएं ऐसी हैं जो पराली से संबंधित हैं, बाकी कूड़ा करकट की हैं। इस मामले में किसान भाइयों को जो भी कहा गया, उनको जो भी सुझाव दिए गए, उन्होंने माना, और उसके आधार पर यहाँ बहुत सारी घटनाएँ बहुत कम हुई। फिर भी चूँकि बुलंदशहर में जैसा स्टार्टिंग से हुआ था, हम लोगों ने बुलंदशहर में सितंबर से काम करना शुरू किया था, ताकि हमारे किसान भाई जो है वो पराली न जलाएं। तो डिकम्पोजर की आपूर्ति, डिकम्पोजर के बारे में सभी किसान भाइयों को परिचित कराया गया था, सभी स्टाफ लगा था, सभी ने बताया था कैसे उसका प्रयोग करना है। डिकम्पोजर की आपूर्ति सितंबर में हो गई थी, और अक्टूबर के जो 1-2 तारीख थी या पहला जो सप्ताह था, उसमें हमने आईईसी के जितने भी कार्यक्रम थे ज़्यादातर वो स्टार्ट कर दिया गया था। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे जितने भी मुख्य जगह थी सब पर होर्डिंग लगवाए थे, वाल पेंटिंग कराई गई थी, बहुत सारी वाल पेंटिंग कराई गई थी। 26,200 के आसपास हम लोगों ने डिकम्पोजर बांटा, प्रचार वाहन चलवाए। जो भी विभाग में कर्मचारी थे, चाहे वो राजस्व विभाग के हों, चाहे कृषि विभाग के हों, बाद में गन्ना विभाग, पंचायती राज विभाग, जो भी विभाग थे, सभी ने अपने अपने कर्मचारी क्षेत्र में भेजे। और उसके बाद हम लोगों ने वो उसमें सघन भ्रमण शुरू किया गाँवों में। कुल मिला के जो डिकम्पोजर बांटे गए थे उनसे हमारे किसान भाइयों ने उसका प्रयोग किया, और जो पराली जलाई जाती है वो पराली यहाँ नहीं जली। बुलंदशहर में एक चीज़ विशेष रूप से, चूँकि मैं अन्य जनपदों में भी रहा हूँ, तो एक चीज़ ये देखने को मिली कि यहाँ ज़्यादातर किसान भाई हमारे जो पराली है उसको चारे में खिलाते हैं, पशुओं को खिलाते हैं। तो अच्छे रेट पे यहाँ से पराली बिकी भी थी, और लगभग 1,500 से लेकर 2,000 रुपये बिके। बहुत सारे किसानों ने पराली जो है वो बेची, और बहुत सारे किसानों ने गौशाला को भी दान दी। तो अभी तक जो हम लोगों के पास जो आंकड़ा उपलब्ध है उसके हिसाब से लगभग 1936 मेट्रिक टन यानी 19,000 कुंटल जो पराली है वो खरीदी गई, और लगभग 1,200 कुंटल पराली जो कृषक हैं उन्होंने गौशालाओं में दान दी। इसके अलावा गन्ना विभाग ने जो कार्यक्रम, अभी गन्ना पत्ती जैसे मैंने आपको बताया कि 75,000 हेक्टेयर में गन्ना होता है, गन्ना प्रधान जिला है। तो किसान भाई जो है वो गन्ने की पत्ती को, चूँकि जल्दी होती है, किसान को बहुत जल्दी होता है, जब यदि गन्ना उसको रखना है तो गन्ने को तो रखता है, लेकिन यदि उसको गेहूँ बोना है तो वो बहुत जल्दी उसको जलाता है, और जलाने के बाद में उसकी बुवाई करनी होती है।
तो ऐसी स्थिति में किसान भाई उस गन्ने की पत्ती में जो आग लगा देते हैं, उसके लिए गन्ना विभाग पूरी तरह से काम कर रहा है। गन्ना विभाग के कर्मचारी काम कर रहे हैं, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, चीनी मिलों को कहा गया है वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जो जागरूकता के कार्यक्रम हैं जिनसे हमें जागरूकता हम लोग ला सकते हैं, वो जागरूकता के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। किसान भाई उसको समझ भी रहे, सुन भी रहे और मान भी रहे। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, चूँकि जो प्रचार प्रसार के माध्यम है हमारे सारे, चाहे वो हमने वाहन चलाए हों, ई वाहन चल रहा है, हमारे जो स्टाफ है उसकी जो मोटरसाइकिल है उन पे हमने लाउड स्पीकर लगवाए हैं, अलग से गाड़ियाँ चल रही हैं, रात में हमारा एक किसान रथ है ज़िले में वो भी चल रहा है। तो पूरा प्रचार प्रसार जो है वो किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा आपको जो हमारे किसान भैया बैठे हैं थोड़ा सा इस पर बता देता हूँ। हम लोग पर्यावरण की बात करते रहते हैं, वातावरण की बात करते रहते हैं, तो पर्यावरण प्रदूषण की बात होती है। जब हम पराली जलाते हैं तो हाँ, बहुत सारे लोग हमारे किसान भाई पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं पर्यावरण का मतलब क्या होता है। हमारे चारों तरफ का जो भी आवरण है हम उसको पर्यावरण बोलते हैं। छोटे स्तर पर करें तो आपका जो गाँव है वो आपका पर्यावरण है, बड़े स्तर पर चले जाएँ तो जो बुलंदशहर है पूरा जिला आपका पर्यावरण है। तो हमारा जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उसमें जब आप धान की पराली जलाते हैं या गन्ने की पत्ती जलाते हैं तो जो प्रदूषण होता है उस प्रदूषण में आप ही सांस लेते हैं और आपके ही स्वास्थ्य को नुकसान होता है। मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल दूँ कि आपकी जो मिट्टी है, जो ज़मीन है, जिसको आप मृदा बोलते हैं, इसको बनने में, इसकी 1 सेंटीमीटर मोटी मृदा बनने में, जिसको आप लोग जुताई बुवाई करके फसल बोते हैं, फसल उगाते हैं, 400 वर्ष लगते हैं। और जो 6 इंच की मोटी मृदा होती है आपकी, वो केवल कृषि के उपयोग के लिए होती है जिसमें हम उत्पादन करते हैं। तो यदि आप पराली को या गन्ने की पत्ती को जला देंगे तो चूँकि मृदा को जीवित माना गया है, जीव माना गया है, तो उसमें जो भी माइक्रोब्स हैं, फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं, केंचुआ आदि सारे मर जाते हैं। और दूसरा उसकी जो स्ट्रक्चर है, जो मृदा की संरचना है, वो बहुत बेकार हो जाती है। मृदा पे असर आता है, हमारे स्वास्थ्य पर असर आता है, हमारे उत्पादन पर भी असर आता है। जब उसमें फर्टिलिटी नहीं होगी, उसके जो पोषक तत्व हैं वो यदि बर्बाद हो जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा उत्पादन बहुत दिन तक नहीं दे पाएगी। तो यहाँ चूँकि गन्ने की इस समय कटाई चल रही है और हम लोगों ने जैसा कि क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया है, पहले तो मैं सब लोगों से ये अपील कर लेता हूँ, चूँकि बहुत डिटेल में है इसमें, कि जो पराली है, या पराली का तो एरिया मुझे इधर नहीं नज़र आया, ज़्यादातर गन्ने का एरिया था, तो गन्ने के एरिया में जो भी कटाई कर रहे हैं वो जो पताई निकल रही है उसको जलाए नहीं किसी भी स्थिति में। यदि आप जलाएंगे तो देखिए पर्यावरण का जो प्रदूषण है वो है, आपका जो स्वास्थ्य है वो खराब हो रहा है, मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो रहा है। इसके अलावा आपकी पैनल थोड़े से एक्शंस हैं। यदि आप पराली जलाते हैं तो पैनल का मतलब हो गया जो दंडात्मक कार्यवाही है वो भी हो जाती है। यदि आप पराली जलाएंगे तो छोटे किसान है, यदि 2 एकड़ का किसान है, 2 एकड़ का मतलब 10 बीघा, हमारे यहाँ का तो 10 बीघा होता है, हो सकता है यहाँ 12 बीघा होता हो। 2 एकड़ का मतलब 2,500 रुपये, 5 एकड़ तक है तो 5,000 रुपये, और आप 5 एकड़ से बड़े किसान हैं तो 15,000 रुपये। पहली बार यदि आप पराली जला रहे हैं तो उस पर ये पैनल प्रोविजंस है। यदि आप दूसरी बार जलाएंगे तो जो आपको अर्थदंड है वो भी बढ़ेगा, उसकी सीमा बहुत अधिक है, उस श्रेणी में आप लोग नहीं आते हैं, वो 10 करोड़ तक है। यदि सरकार चाहे तो 10 करोड़ तक पेनल्टी लगा सकती है और 3 साल तक सजा का भी प्रावधान है यदि आप दूसरी बार जलाते हैं तो। दूसरा क्या है कि इसमें सुनता कोई किसी की नहीं है। आपने यदि पराली जला दी तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी है, ये तो पैनल एक्शन हो गया। दूसरा ये है कि गन्ना विभाग आपकी जो आपकी पर्ची होती है, जो सट्टा होता है, उसको बंद कर देगा, वो नहीं लेगा, गन्ना विभाग नहीं लेगा, ना आपका गन्ने को कोई मिल खरीदेगा। दूसरा कृषि विभाग आपको अपने यहाँ ब्लैक लिस्टेड कर देगा, तो कृषि विभाग की जो भी योजना है उनमें आपको फिर लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसे करके हमारे जो किसान भाई हैं वो अनावश्यक जो कानूनी पचड़े हैं उसमें फंस जाते हैं, पर्यावरण का भी नुकसान करते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं। जैसे कि आपकी पताई है, पताई को आपको जैसे समस्या है कि चूँकि फसल जल्दी बोनी है तो विभाग ने डीकम्पोजर बांटे हैं, गन्ना विभाग डीकम्पोजर बांट रहा है। डीकम्पोजर बनाने की विधि आप लोगों को बताई गई है, नहीं बताई गई हो तो बता दी जाएगी। तो आप डीकम्पोजर का इस्तेमाल करके जो पत्तियाँ हैं उनको आप सड़ा गला सकते हैं। यहाँ जो भी फार्म मशीनरी बैंक हैं उनके माध्यम से आपके पास में जो मल्चर हैं, गन्ना विभाग भी मल्चर उपलब्ध कराता है। गन्ना विभाग की जो भी समितियाँ हैं वो बहुत नॉमिनल चार्जेस पे, बहुत नाम मात्र का चार्ज ले रही हैं, मल्चर उपलब्ध करा दी हैं। कोई चीनी मिल यदि यहाँ होगी आसपास में आपके पास, वो मल्चर उपलब्ध करा रही है, तो आप मल्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्चर का इस्तेमाल करके आप उस पत्ती को मिट्टी में मिला सकते हैं और जो आपकी खेती है उसकी बुवाई कर सकते हैं। डीकम्पोजर का इस्तेमाल करने में 2-4 दिन का समय लगता है, चूँकि उसको सड़ाने में टाइम लगता है,
तो आप डीकम्पोजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे करके हम उसको ज़मीन में मिला सकते हैं। तो लास्ट में मेरा सभी से अनुरोध है कि पराली न जलाएं और जो भी प्रक्रियात्मक या कानूनी जो प्रावधान है उनसे बचें, खुद भी स्वस्थ रहें और जो और लोग हैं उनको भी स्वस्थ रहने दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की तरफ से और ग्रीन टीवी की तरफ से हम आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करना चाहेंगे, जैसे डीडीए सर ने भी कहा, पराली ना जलाएं, गन्ने की पत्तियां ना जलाएं, जितना भी संभव है वो प्रबंधन करें और बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। और लाभ उठाने के लिए जो भी जानकारी चाहिए, कृषि विभाग बैठी हुई है, वो कृषि विज्ञान केंद्र के ज़रिए, गन्ना विभाग के ज़रिए सारी योजनाओं के बारे में आपको आसानी से जानकारी मिल जाएगी और इन सभी का आप लाभ उठा सकते हैं। और नेक्स्ट जो मैं बुलाना चाहूँगी, राहुल तेवतिया सर है, ये जिला कृषि अधिकारी है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो पूसा डिकम्पोज़र या वेस्ट डिकम्पोज़र है उसका किस तरीके से बुलंदशहर में इस्तेमाल हो रहा है और क्या फ़ायदा आप लोगों ने देखा है पिछले 1-2 सालों में पूसा डिकम्पोज़र इस्तेमाल करने के बाद? सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। यहाँ आए उप कृषि निदेशक महोदय एवं जिला कृषि रक्षा अधिकारी महोदय का मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बुलंदशहर एनसीआर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, चाहे वो कृषि हो या डेयरी उत्पादन हो या कृषि से संबंधित अन्य उत्पाद हो। पिछले वर्ष हमारे यहाँ कुल 16 घटनाएं हुई थी अक्टूबर और नवंबर में, जो कि आज तक इस साल 14 घटनाएं हो चुकी हैं। मेरा सभी किसान भाइयों से करबद्ध निवेदन है कि धान की पराली तो ज़्यादातर या तो खरीद ली गई है चारे के लिए या फिर बायो एनर्जी प्लांट्स हैं वहाँ पे चली गई है। अब मुख्य मुद्दा है हमारा गन्ने की पताई या पत्ती, क्योंकि गन्ने की पत्ती की घटनाएं हमारे ज़िले में काफ़ी आने लगी हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अब गन्ने की पत्ती को बिल्कुल ना जलाएं। पिछले वर्ष कृषि विभाग द्वारा कुल 21,000 पूसा डिकम्पोजर फ्री में किसानों को वितरित किए गए थे, जिसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आया था। किसानों द्वारा पूसा डिकम्पोजर का यूज़ करके जो पराली थी या फिर गन्ने की पत्ती थी उसका प्रयोग करके खाद बनाया था, जिससे कि जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसमें काफ़ी इम्प्रूव हुआ था। साथ ही इस वर्ष कृषि विभाग द्वारा 26,200 पूसा डिकम्पोजर वितरित किए गए हैं। सभी किसान भाइयों को मालूम होगा, बनाने की विधि आप लोगों को पता है। हमारे क्षेत्रीय कर्मचारी, चाहे वो टीएसी हो, एटीएम हो, बीटीएम हो या फिर एडीओ एजीज हो, सभी क्षेत्र में क्रियाशील हैं, सक्रिय हैं और सभी तरह की जो भी हमारी तकनीकी है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इस बार कृषि विभाग द्वारा सभी मुख्य स्थानों पर, जिले के जो भी मुख्य स्थान है, चाहे वो ब्लॉक हो या फिर कलेक्ट्रेट हो या विकास भवन हो, कुल मिला के 27 बड़े होर्डिंग्स, जिसमें पराली जलाने से जो संबंधित अर्थदंड है या फिर जो भी सूचनाएं हैं सब उसमें है, 27 बड़े होर्डिंग्स हमने लगाए हैं। इसके अलावा 650 वॉल पेंटिंग्स हमने गांव-गांव में की हैं। इसके अतिरिक्त 145 इंस्टीट्यू मैनेजमेंट के जो कृषि यंत्र हैं किसानों को दिए गए हैं। 5 फार्मेसी बैंक इस वर्ष दिए गए हैं। साथ ही 36 ग्राम पंचायतों को कृषि यंत्र दिए गए हैं। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि एफएमबी या फिर ग्राम पंचायतों को जो भी यंत्र दिए गए हैं, जो भी किसान इच्छुक हैं, आप किराए पर उनको ले सकते हैं और पराली मैनेजमेंट अपने खेतों में ही कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी गन्ने की पत्ती है आप उसके लिए पूसा डिकम्पोजर का यूज़ करिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, आप लोग सभी गन्ने के किसान हैं, यहाँ पर ज़्यादा गन्ना होता है। गन्ने की जो पत्ती है उसका प्रयोग आप एज ए मल्चिंग में भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा जहाँ आप पत्ती में आग लगा देते हैं, उसके बाद जो पेड़ी आती है, पेड़ी की फसल, और जो मल्चिंग के बाद पेड़ी की फसल आती है, दोनों में अंतर साफ दिखता है। जहाँ पर पत्ती में आग लगती है वहाँ पे पेड़ी की फसल बिल्कुल पीली उगती है। साथ ही जहाँ पे एज ए मल्च हम गन्ने की पत्ती यूज़ करते हैं, वहाँ पर एकदम बिल्कुल ग्रीन, हरी और स्वस्थ आपकी जो है पेड़ी की फसल आती है। साथ ही इसके अतिरिक्त मैं बताऊंगा साथियों कि पत्ती जलाने से या फिर पराली जलाने से सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे मित्र कीट हैं, जैसे केंचुआ अब दिखाई नहीं देता,
केंचुआ या फिर जितने भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो लाभदायक है किसान के लिए, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो मैं पुनः आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट और निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट, पराली या फिर गन्ने की पत्ती कदापि न जलाएं। साथ ही अपने जितने भी किसान हैं उनको भी इसके बारे में जागरूक करें। हमारा कृषि विभाग, गन्ना विभाग, शासन प्रशासन सभी लोग इसी उम्मीद में है कि आप पराली अब ना जलाएंगे और ना गन्ने की पत्ती जलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी हम जानेंगे योजनाओं के बारे में कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं जो उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की तरफ से, और उसके बारे में बुलंदशहर के किसानों को और ग्रीन टीवी के माध्यम से जो हमारे यूट्यूब फेसबुक पे जो किसान देख रहे हैं उनको भी हम बताएंगे। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ धनंजय सिंह सर हैं। सर, मैं चाहूँगी कि योजनाएं कौन कौन सी है पराली प्रबंधन को लेकर या गन्ने की पत्ती प्रबंधन को लेकर, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को डिटेल में जानकारी दें। और उन योजनाओं, जनरली योजनाएं बहुत हैं लेकिन उनके बारे में जानकारी जो है जागरूकता की कमी है, तो उसके बारे में जागरूक करने के लिए किसानों को क्या किया जा रहा है कृषि विभाग की तरफ से, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं आप प्लीज। धन्यवाद अंशु जी। और इस चौपाल में आए हुए हमारे सभी किसान भाइयों को राम राम। इस ग्रीन टीवी चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को कृषि विभाग द्वारा संचालित वो योजनाएं जो पराली प्रबंधन, फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित हैं तथा इसके अतिरिक्त और वे क्या कार्य हैं जो हमारे कुल मिला के कृषि प्रबंधन से संबंधित है, जो किसानों के हित में है, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए है। पराली प्रबंधन और फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित जो सबसे मुख्य योजना है हमारे कृषि विभाग द्वारा संचालित है, उसको इन सीटू मैनेजमेंट योजना कहते हैं। इन सीटू का मतलब होता है कि हमारा जो खेत है, खेत में हमारी जो फसल है उससे जो हमारा फसल अवशेष उत्पन्न हो रहा है उसको हम उसी क्षेत्र में, जिस खेत में हम उसका उत्पादन ले रहे हैं, उसी खेत में हम उसका प्रबंधन करें, वो मिट्टी में सड़ करके खाद बन जाए और हमारे जीवांश कार्बन की वृद्धि करे, उसमें तत्वों की जो उपलब्धता है वो हमारे मिट्टी में मिल करके पोषक तत्व के रूप में पौधों को फिर अवेलेबल हो जाए। इसका उद्देश्य यही होता है। तो इन सीटू मैनेजमेंट के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो यंत्र हैं वो किसानों को अनुदान पे दे हैं। वो विभागीय जो वेबसाइट होती है agricultureup.com के माध्यम से कोई भी किसान भाई हमारा उस पर आवेदन करता है तो उसकी बुकिंग होती है। बुकिंग के पश्चात जब उसका टोकन कन्फर्म हो जाता है तब वो यंत्र को क्रय करता है। यंत्र को क्रय करके वो अपने बिल वाउचर को अपलोड करता है। अपलोड करने के पश्चात हमारे विभाग के ही क्षेत्रीय कर्मचारी और अधिकारी उसका सत्यापन करते हैं। तो उसको जो भी यंत्र क्रय किया है, जो अनुमन्य यंत्र हैं, कुल 12 या 14 प्रकार के यंत्र हैं, उसमें 50% का अनुदान मिलता है। इसी से संबंधित एक योजना है फार्म मशीनरी बैंक की। फार्म मशीनरी बैंक के अंतर्गत हमारे जो भी एफपीओ संचालक हैं, एफपीओ पूर्व वर्षों में किसान समितियां थीं, उनको भी यह योजना दे थी। उसमें एफपीओ जिस प्रकार से किसान बुकिंग करता है उसी प्रकार से एफपीओ के संचालक आवेदन करते हैं। उनको लक्ष्य के अनुपात में जो जनपद का लक्ष्य होता है उसी के अनुसार उनका टोकन कन्फर्म होता है। उसमें ट्रैक्टर के साथ साथ इन सीटू मैनेजमेंट के 5 यंत्र लेते हैं तो उनको सब्सिडी दी जाती है। लगभग 80% सब्सिडी होती है इन सीटू मैनेजमेंट की इस योजना में। इसी के साथ साथ हम लोग ग्राम पंचायत, जो जनपद के विभिन्न ग्राम पंचायत हैं, गन्ना समितियां हैं और हमारी सहकारिता विभाग की जो समितियां हैं, उनको भी एक कस्टम हायरिंग सेंटर के रूप में हम उपलब्ध कराते हैं। वो 5 लाख की योजना होती है। उस योजना के अंतर्गत इन सीटू मैनेजमेंट के 5 लाख के वो यंत्र खरीदते हैं, जिसमें 1 लाख रुपया पंचायत का होता है और 4 लाख रुपया हमारा विभाग उनको सब्सिडी के रूप में देता है। तो ये जो योजना है ये तो यंत्र के रूप में हो गई। अब जो अभी हमारे जिला कृषि अधिकारी ने बताया था कि वेस्ट डिकम्पोजर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया, वो इसी योजना का ही एक पार्ट है। लेकिन ये वेस्ट डिकम्पोजर हम यूज कब करें, कैसे करें, ये तो हमारे किसान भाइयों को हम लोग बीच बीच में गोष्ठियों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और हमारे जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं वो
ग्राम पंचायत समितियों के साथ बैठक करके, वॉल पेंटिंग करके, इसके साथ ही जो हमारे सभी पंचायत सिस्टम के जो अनाउंस करने वाले माध्यम हैं, माइक के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के हमारे जो विभिन्न पंथ और समुदाय के धार्मिक स्थल थे, उनके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया गया है और करते भी रहे हैं। और हम लोग खुद फील्ड में जा करके क्षेत्रीय भ्रमण के समय देखते हैं, जहां भी किसान हमारे मिलते हैं उनसे इसके बारे में बताया जाता है कि हम कैसे इसका प्रबंधन करेंगे। वेस्ट डिकम्पोजर कुछ नहीं है, बस ये जानिए कि वो एक माइक्रोब्स का एक समूह है जो कोई भी फसल अवशेष है उसके ऊपर अगर हम उसका कल्चर स्प्रे कर देते हैं तो उसको सड़ा करके खाद बनाने की उसकी जो गति होती है उसको तीव्र कर देती है। क्योंकि हमारे किसी भी फसल से जो अवशेष प्राप्त होता है, चूँकि वो उसी खेत से ही मिट्टी, पानी और सूर्य की रोशनी और हवा लेकर के बढ़ा है, तो उसमें जो तत्व आया फिर उसी में मिल जाए तो हमारे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। हम ये देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के लोग ये बताए कि हमको वेस्ट डिकम्पोजर नहीं मिला। वेस्ट डिकम्पोजर एक व्यक्ति को मिल जाए तो उसको कई व्यक्ति भी ले करके काम कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक कल्चर है। उसमें से जैसे एक ड्रम वेस्ट डिकम्पोजर किसी ने तैयार किया, फिर उसमें से कुछ बाल्टी कुछ लीटर निकाल के रख लिया, उसको फिर हम मल्टीप्लाई करके 200 लीटर में कई बार बना सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं। और बात हम बताएं, वेस्ट डिकम्पोजर अगर नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे जितने भी फसल अवशेष होते हैं वो सबसे ज़्यादा उसमें सेलुलोज का पार्ट होता है, समझ रहे हैं। ट्राइकोडर्मा जो बायोपेस्टिसाइड के रूप में विभिन्न सभी कृषि रक्षा इकाइयों पर उपलब्ध है, 100 रुपये का 1 kg है, 75 रुपया अनुदान है। वो भी अगर हम उसका भी घोल बना करके थोड़ा सा गन्ने का रस, थोड़ा सा जैसे 200 लीटर का अगर ड्रम है उसमें हम 1 से 1.5 या 2 लीटर गन्ने का रस डाल दें। गन्ने का रस नहीं है तो आधा किलो गुड़ उसमें डाल दें और उसी को हम स्प्रे कर देंगे तो वो भी उसको सड़ाने गलाने का काम करेगा, ये जान लीजिए। क्योंकि वो भी जो उसके स्पोर्स हैं जब उस पर ग्रो करते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट और ये लेते हैं, उनकी सेल वॉल को तोड़ते हैं और फिर वो डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है। ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस होती रहती है। और साथ ही साथ गन्ने में सबसे ज़्यादा अगर देखे होंगे तो उकठा रोग लगता है और लाल सड़न रोग लगता है। लाल सड़न रोग जो हमारी पिछली वैरायटी है गन्ने की, उसमें बहुत ज़्यादा फैला था। इस जनपद में क्या पूरे प्रदेश की समस्या है, और उसका 2 ही निदान है, या तो हम गन्ने की वैरायटी रिप्लेस करें, खेत अल्टरनेटिव हम 2 बदलते चले जाएं, लेकिन जब हमको बार बार उसी में खेती करनी होती है तो हम बदल नहीं पाते खेत। और तीसरा, हम या तो उसका भूमि शोधन और बीज शोधन दोनों करें। किससे करेंगे? उसमें ट्राइकोडर्मा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भूमिका अदा करता है। तो अगर ट्राइकोडर्मा से हम भूमि शोधन करते हैं तो हमारा जो रेड रॉट है गन्ने में, जो सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला है, वो पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है और अंदर ही अंदर गन्ने को सड़ा देता है। उसकी रोकथाम बायो से हम कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप प्रयोग करके देखिए, उसको लगाइए। इसी समय जैसे गन्ने की कटाई भी हो गई है, ऐसा नहीं है, पेड़ी में भी आप कर सकते हैं अगर कम है। पहली बात तो खेत बदल देना चाहिए। जिसमें रेड रॉट ज़्यादा लग गया, आपका 25-20% आ गया, 10% भी आ गया, उस खेत में दोबारा 1 साल गन्ना मत लीजिए और उसमें इसी ट्राइकोडर्मा से आप भूमि शोधन कर दीजिए तो वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर करिए। अभी जिस किसान भाई राकेश सिरोही जी के यहाँ बैठे हैं, ये बीजोत्पादन का भी कार्य करते हैं गन्ने का, तो पूछिए सबसे ज़्यादा 038 में रेड रॉट की लगी और उस वैरायटी को अब हटाने की बात चल रही है। अब जो नई नई प्रजातियाँ, क्योंकि किसान सब लोग प्रजाति डेवलपमेंट पे काम नहीं करते, बीज संवर्धन पे काम नहीं करते, बीज उत्पादन पे काम नहीं करते, वो ट्रेडिशनल वैरायटी को लेकर चल रहे हैं। एक ही वैरायटी जब लगातार एक एरिया में रह जाती है तो उसमें रोग उत्पन्न होने लगता है। तो इसलिए उसका हम प्रयोग कम करें और नई प्रजाति का बढ़ावा दें। दूसरा, गन्ने का जैसे डीओ साहब ने बताया था ना कि मल्चिंग का मतलब हिंदी में ये समझिए आच्छादन। आच्छादन है जैसे हमारा पूरा मिट्टी का सरफेस है, भूमि है फसल के साथ, अगर उसके सूखी पत्तियों से हम, या सूखी नहीं है, धान की पताई ही है, उसमें हमने अगर उसमें लगा दिया तो उससे 2-3 काम होते हैं।
आच्छादन करने के पश्चात जब जैसे इस समय देखिए धूप की जो किरणें हैं सूर्य की जब उस पर पड़ती हैं तो वहाँ खूब गर्मी हो जाती है। जब उस गर्मी होती है तो उसके पहले जो उत्पन्न प्यूपा है, अंडा है, बच्चा है किसी भी कीड़े का, किसी भी फफूंद का, वो उससे मर जाता है। दूसरा, जब वो सड़ता है तो उसी पे वहीं पे खाद बन जाती है। सर ने बताया था डीडी साहब ने कि ये मिट्टी जो है ये जीवित है। जीवित का मतलब इसमें इतने माइक्रोब्स हैं, इसमें हर प्रकार की क्रियाएं संचालित हो रही हैं। बायोलॉजिकल, बायोजियोकेमिकल साइकिल चलती रहती है। वही उसको तोड़ने का, डिसइंटीग्रेशन का और रिसाइकिल करती है तत्वों का, और इसी से हमारा जो तत्व उत्पन्न होता है वो फिर हमारे पौधे को मिल जाता है। तो जैसा उन्होंने कहा कि जैसा हम आप लोगों से पाए हैं, दादा परदादा से अपनी ज़मीन जिस रूप में पाए हैं कि जितना उसमें कार्बन अंश था, जिसमें उतने माइक्रोब से जितने प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते थे, वैसे हम अपनी आने वाली संतति को दे दें, तो यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। तो उसमें हमको अपना खेत का प्रबंधन इसी प्रकार से करना है। धान की बुआई कर रहे हैं या जिसने गन्ना ही काट दिया, बुआई करनी है तो सुपर सीडर एक यंत्र है, इन सीटू मैनेजमेंट का ही यंत्र है। सुपर सीडर से डायरेक्ट आप सोइंग कर सकते हैं, अलग से जुताई नहीं करनी है उसमें वो। लेकिन ये है कि उसको 55 से 60 हार्स पावर का ट्रैक्टर ही संचालित कर पाएगा। लेकिन वो यंत्र इतना अच्छा है कि जुताई बुआई, आपका जो गन्ना भी कट गया है उसको भी वो काट देगा और उसी के साथ उसमें बुआई हो जाएगी। दूसरी, लाइन सोइंग से बुआई होगी, लाइन सोइंग होगी। लाइन सोइंग का फायदा ये होता है, जो हम सुपर सीडर, सीड कंफर्टी ड्रिल या जीरो टिल सीड ड्रिल मशीन से करते हैं, तो उससे हमें 3-4 तरीके के फायदे हैं। पहली बात तो समय का बचत हुआ, सिंचाई की बचत हुई। किराया पे अगर हम यंत्र लेते हैं, ट्रैक्टर लेते हैं, तो 2 बार नहीं लेना पड़ेगा। पहले हम जुताई कराएंगे, फिर बुआई कराएंगे, नमी कम है तो सिंचाई करेंगे, ये बचत होगा। तीसरा, लाइन से जब सोइंग होती है तो बीज की दर कम रहती है। 1 हेक्टेयर में कम से कम हम 10 किलो बीज बचा सकते हैं। बचा सकते हैं क्या, बचता ही है, ज़्यादा बचता है और डीएपी भी कम लगता है। अब जब सीड ड्रिल से बुआई करेंगे तो 1.5 से 2 इंच की गहराई करता है। सीड वहीं गिरता है जहाँ पे पहले हम फर्टिलाइजर दे चुके हैं, क्योंकि उसकी जो टाइन्स लगी हुई हैं फर्टिलाइजर वाली आगे, उसके पीछे वाली सीड है, जान रहे हैं। तो उसी के पीछे, उसी के ऊपर तो जो फर्टिलाइजर है वो हमारे पूरे पौधे को मिलता है सीधा। तो पौधा वो भी कम मिला, क्योंकि ऐसे भी अब हमने डीएपी भी ब्रॉडकास्ट किया, तो हम इन सब तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे। ये सब इन सीटू मैनेजमेंट ही है, हमको उसी में प्रबंधन करना है जो हमारे पास संसाधन है और उसी खेत में करना है। तो अब उससे जब हम बुआई करते हैं, एक तो उचित गहराई पे रहता है सीड, तो उसका जर्मिनेशन अच्छा होता है, और जर्मिनेशन के साथ साथ जब उसको उचित मात्रा में उसकी उपलब्ध जो फर्टिलाइजर हमने दिया था उसको प्राप्त हो जाता है, तो उसकी वृद्धि और विकास अच्छा होता है। जिसका वृद्धि और विकास अच्छा होगा वो पौधा स्वस्थ रहता है, उसका उत्पादन अच्छा होता है। लाइन सोइंग करने से पौधे के बीच में दूरी सही रहती है, उसमें हवा का आवागमन अच्छे से होता है और प्रकाश का भी। तो ये भी ध्यान देना चाहिए, हवा और प्रकाश जब आएगा वो उसके जरूरी है, क्योंकि वो भी जीवित प्राणी है, वो भी जीवित है पौधा, उसको हवा प्रकाश सबकी जरूरत है। जब प्रॉपर रूप से वो मिलता है तभी उसकी वृद्धि अच्छी होती है और रोग कम लगते हैं। जैसे स्वस्थ आदमी को रोग कम होते हैं, वैसे स्वस्थ पौधे को रोग कम होते हैं। तो रोग का भी हमको अगर समाधान करना होता है तो हमारी उसमें भी जो इनपुट में पैसा लग जाता है वो भी बच जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार की ये है। इसी में तकनीकी दक्षता के लिए हमारे विभाग के सभी टीएसी हैं, उनको न्याय पंचायत आवंटित की गई है, जो समय के अनुसार जो भी संचालित योजनाएं हैं उनको किसानों के माध्यम से पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें करेंगे। आपको हम बताएं, एक वेस्ट डिकम्पोजर और है, पूसा डिकम्पोजर को घोल बनाया आपने, उसमें एक पूसा डिकम्पोजर में कैप्सूल है, एक लिक्विड का है। एक है नेशनल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो रीजनल सेंटर लखनऊ है, उसने भी अपना डेवलप किया है, समझ रहे हैं। उनका वेस्ट डिकम्पोजर रेडी टू यूज है। उसको आप 200 लीटर पानी में 1 बोतल डाल दीजिए। इसके बाद गन्ने का आपका 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ का खेत खाली हुआ है जिसमें गन्ने की पताई है, उसको स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे कर देंगे, आपका जो है कुछ दिन में वो सड़ के उसी में खाद बन जाएगा। तो इस प्रकार से भी उपबंध हो चुके हैं कि आपकी मदद हो सकती है।
समस्या ये है कि आप सोचते हैं कि हर चीज़ का हम मतलब रेडीमेड सलूशन लें, लेकिन देखिए उद्यम और प्रयास हमको स्वयं करना होगा। हम जानते हैं कि पॉल्यूशन सिर्फ हमारे किसान साथियों द्वारा नहीं किया जा रहा है, लेकिन हम अपना कुछ अंश जो भी हो रहा है वो भी न जाने दें, और उसमें हमारा हित है। पहले, आज के 20 साल पहले जब यंत्रीकरण इतना नहीं था, तब ये पताई और ये सब नहीं जलाई जाती थी। अब यंत्रीकरण होने के कारण और मजदूरों की अनुपलब्धता के कारण ये काम हो रहा है। ऐसे भी यहाँ मौज पे कोई पताई नहीं जलाता है, जहाँ कूड़ा करकट के रूप में गन्ने धान की पराली में और थोड़ा बहुत गन्ने में पा रहा है। उसका समाधान यही है कि बायोगैस प्लांट एक हमारे यहीं गुलाउटी क्षेत्र में ही बन रहा है और 2 और पास हो रहे हैं। हर तहसील में एक प्लांट बनाने का विचार हो गया है शासन का, शासन उसमें सहायता भी कर रहा है। तो आपसे वो पैसा ले करके लेंगे, और किसी प्रकार का कूड़ा, ये नहीं है कि सिर्फ आपके गन्ने की पताई, धान की पराली, या नहीं, किसी भी प्रकार का कूड़ा वो लेंगे और उससे वो गैस बनाएंगे, और वही गैस बन के आएगी। हम आपके घर में खाना बनने के लिए गैस सिलेंडर में भी आएगा। इंडियन ऑयल के साथ उन लोगों का टाई अप होगा, इंडियन ऑयल उनकी गैस खरीदेगा, वो आपसे पराली लेंगे और वो उसी प्लांट पे बनेगा। उसकी और तो और उससे फिर जो अपशिष्ट निकलेगा, उस कूड़े से जो अपशिष्ट निकलेगा, उससे बायो फर्टिलाइजर बनाने का प्लांट बनेगा। इनपुट कास्ट कम करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए और मिट्टी की उर्वरक क्षमता टिकाऊ रखते हुए, वो सस्टेनेबल जिसको कहते हैं, वो बनाए रखने में मदद करेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मेरे ख्याल से सभी डिस्ट्रिक्ट में पूसा डिकम्पोजर है या वेस्ट डिकम्पोजर है, वो निःशुल्क बांटे जा रहे हैं। आप लोगों को भी अगर लेना हो तो कृषि विभाग में आप संपर्क कर सकते हैं। और जो कुछ किसानों का ये मानना होता है कि जो योजनाएं हैं उसका जो प्रोसेस होता है जानकारी लेने का या फिर उस योजना का लाभ उठाने का, वो लंबा होता है। तो हमारे बीच कुछ ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने इन योजनाओं का लाभ उठाया है या उठा रहे हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे कि कितना लंबा प्रोसेस है और उनको कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और विभाग की तरफ से हम फिर जानकारी लेना चाहेंगे कि अगर वो मुश्किलें हैं तो उसका समाधान कैसे हो सकता है। नेक्स्ट जो मैं बुलाना चाहूंगी, महिपाल सिंह जी हैं, सहायक विकास अधिकारी कृषि एडीओ बुलंदशहर कृषि विभाग से। सर, जनरली योजनाएं आ जाती है, कृषि विभाग जो है वो योजनाएं, जो भी योजनाएं हैं फार्मर्स तक पहुंच जाती हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगी जैसे आप लोग ग्राउंड पे घूमते हैं किसानों के बीच में, तो किसानों के बीच घूम घूम के आप लोग कैसे ये पत्ती प्रबंधन पे या फसल अवशेष प्रबंधन पे जागरूक करते हैं या जानकारी देते हैं, और किसानों का क्या कहना है इन योजनाओं के बारे में, इसके बारे में आप बताएं प्लीज। हम फील्ड में भ्रमण करते हैं और फील्ड में जो भी किसान हमें इस तरह जो अपने कार्य में लगे हुए हैं, चाहे धान की विशेषकर जो उसमें बरसाते हैं, जहां धान वहां अवशेष छोड़ जाते हैं, तो किसान क्या करता है, उस अवशेष को वहीं इकट्ठा करके उसमें आग लगाते हैं। जनरली ये पाया गया है उसका अच्छा मटेरियल जो पशुओं के खाने के काम आता है उसे तो घर ले जाते हैं, लेकिन जहां विनोइंग करते हैं और उसका कूड़ा कचरा वहां इकट्ठा किया और 1-2 जगह वहां आग लगा देते हैं, और वही स्पॉट जो है उस पर उपग्रह द्वारा जो है वो पकड़ लिए जाते हैं, या हम ऐसे स्पॉट पर जाकर के किसानों को कहते हैं भाई इस कूड़े कचरे को भी आप अगर जलाएंगे तो इससे भी प्रदूषित होगा, प्रदूषण बढ़ेगा, इसको आप 1-2 गठरी होया है, इसको आप अलग करिए, अपनी कूड़ी पे डाल दीजिए, तो आपको जलाने से जो है ये बच जाएगा। दूसरा, हम किसानों को ये कहते हैं कि जो आपको वेस्ट डिकम्पोजर दिए गए हैं, करीब यहाँ बीवी नगर ब्लॉक में 2000 वेस्ट डिकम्पोजर किसानों को निःशुल्क वितरित किए गए हैं। इनको किसानों को हम किस तरह इसका प्रयोग करें वो प्रयोग विधि बताते हैं, और मैं चाहूँगा यहाँ भी मैं उसको दोहराना चाहता हूँ कैसे हम वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करें। ये क्या है, जैसा सर ने बताया, सूक्ष्म जीवों का एक समूह है, 1 या 2 ग्राम उसमें डिब्बी में होता है, इसको हमें मल्टीप्लाई करके 200 लीटर बनाना है। एक ड्रम में जो प्लास्टिक का हो 200 लीटर पानी भर करके उसमें आप 2 किलो गुड़ डालिए
और उस 2 किलो गुड़ से शरबत बना लीजिए। 200 लीटर शरबत बन गया। वो शरबत जो है, जो गुड़ मिलाया है हमने, वो इसका भोजन है। जो इसमें बैक्टीरिया है, इसका भोजन है वो। फिर हमें इसको खोल करके लकड़ी की सहायता से, हाथ से नहीं, लकड़ी की सहायता से इसे खुरच करके उसमें डाल देंगे ड्रम में, और उस लकड़ी को भी उसमें डाल देंगे, और इसमें पानी भर करके इसमें डाल देंगे। इसे भी उसमें डाल दीजिए, क्योंकि इसमें भी काफ़ी बैक्टीरिया लगे रह जाएंगे। ऐसा करने पर इसको टाट बोरी से ढक करके रखेंगे, और प्रत्येक दिन इसे एक लकड़ी की सहायता से इसे चलाएंगे। चलाने से क्या होगा, जो ऊपर का और नीचे का सब जो है मिल जाएगा उसमें। तो ये प्रक्रिया करीब 6-7 दिन हम करेंगे, तो ये इसमें जो बैक्टीरिया है वो डेवलप हो करके 200 लीटर बन जाएगा। और ये टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। अगर टेम्परेचर सही है, जैसे अब चल रहा है, तो 8-10 दिन में ये जो है ये बन जाएगा। जैसे जैसे नेक्स्ट टाइम में टेम्परेचर कम होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर इसको हम 3 टंकी बीघे के हिसाब से, 3 या 4 जो भी आप लगा सकें, फैली हुई पाती पर स्प्रे कर दीजिए। वहाँ ये अपना काम करेगा, और उसको 5-6 दिन में उसके अवयव को, जो सेलुलोज है पत्ती में, उसको विघटित करेगा, और 6-7 दिन में उसको विघटन करके और उसको खाद के रूप में कन्वर्ट करके खेत को मिल जाएगा। तो इस तरह हम इसका प्रयोग विधि कर सकते हैं। दूसरा, हम किसानों से, हमारे साथी फील्ड में जाते हैं, गन्ने की पत्ती, मैं समझता हूँ गन्ने की पत्ती यहाँ पशुओं के बिछावन के रूप में या गौशालाओं को भी दान भी करते हैं, और की भी गई है, वहाँ भी जा रही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसमें आग लगाते हैं। तो यहाँ आग लगाने से सारे नुकसान आपको बता दिए गए हैं। क्या लाभ होगा, जमीन की संरचना से लेकर के पूरे जीव जो मिट्टी में हैं वो सब प्रभावित होते हैं। तो इसमें आग हमें नहीं लगाना है। इसका हमें संरक्षण वो करना है, किस तरह हम इसका प्रबंध कर रहे हैं। इसके प्रबंधन के लिए यहाँ सोसाइटी पर यंत्र रखे हुए हैं, जिसे हम मल्चर कहते हैं। मल्चर वहाँ किराए पर 50 रुपये से 100 रुपये घंटे के हिसाब से किसानों को वो देते हैं, और किसान उसको हायर करके अपने गन्ने की पत्ती को काटने में उसका प्रयोग कर सकते हैं। अहमदानगर में सोसाइटी पर, बीबी नगर में, तो यहाँ सैदपुर और कैसोपुर सठला, यहाँ पर ये मल्चर तैयार हैं। जो भी किसान भाई जाएगा वहाँ से आप ले सकते हैं। तो इस माध्यम से भी, मल्चर के माध्यम से भी हम अपने इसका प्रबंध कर सकते हैं। तीसरा, मैं एक बिंदु और बताना चाहूँगा जो व्यवहारिक है, और मैंने यहाँ कई साल से, 3 साल से मैं उसको प्रयोग भी कर रहा हूँ। देखिए, अप्रैल और मई के महीने में जब गन्ना छीलते हैं, आप पाती का जून बनाते हैं, तो वो जून टूट जाता है नहीं, जून नहीं बन पाता, पाती सूखी हुई होती है। तो उसमें क्या करते हैं, या तो गीले पत्ते लेते हैं साथ में, या उसे पानी से भिगोते हैं, तभी जून बना पाते हैं नहीं। तो वही सिद्धांत यहाँ काम करता है। आप उस 4-5 बीघे की गन्ने की पाती जो जगह जगह इकट्ठी हो गई है छीलते समय, उसको बराबर आप फैला दीजिए, जेरी के द्वारा फैला दीजिए। और ये काम 4-5 बीघे का 2 घंटे का काम है, उसे जेरी से बराबर फैलाना। फिर उसमें 2-3 धूप लगाइए अच्छी तरह। जैसे आज अच्छी धूप है, कल भी अच्छी धूप थी, ऐसी 2 दिन धूप लगाइए, उससे अच्छी तरह सूख जावे। और फिर अगले दिन 3 बजे, यानी 3 बजे तक मैक्सिमम वो सूख जाती है। तो उसमें आपके पास जो भी हैरो है, डिस्क हैरो, उसको आप चलाइए और उस खेत को जेल करिए, एक बार यूं और एक बार यूं। तो उससे भी जो है पाती अपने छोटे छोटे अवयवों में कट जाएगी। और उसमें आप गेहूं बो दीजिए, चाहे सीड ड्रिल्स का प्रयोग करिए, जैसे भी आप बो सकते हैं।
आपके गेहूं के जर्मिनेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और 3 साल से ये बीबी नगर में किया जा रहा है, 100% जर्मिनेशन होता है। और 2-3 महीने में वही पाती के बहुत छोटे छोटे टुकड़े जो जमीन में मिल गए हैं वही खाद के रूप में कन्वर्ट होकर के उस फसल को जो है खाद का काम देते हैं। तो किसान भाई इस तरह भी इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। बाकी वेस्ट डिकम्पोजर है या मल्चर है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी हम कृषि विभाग की ओर से हम फील्ड में बराबर निरंतर जा रहे हैं, हमारा स्टाफ जा रहा है और किसानों से इसके विषय में ये पराली तो यहाँ कोई ज़्यादा इशू नहीं है, गन्ने की पाती है उसको भी ना जलाने का हम किसानों को प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं उनसे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे कि सर ने कहा कि क्या क्या चीज़ें जो है वो ग्राउंड पे किया जा रहा है, किसानों के बीच जाके कृषि विभाग किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं। और एक बार फिर से मैं निवेदन करना चाहूँगी आप लोगों से कि आप लोग गन्ने की पत्तियां या पराली ना जलाएं, जितना हो सके उतना प्रबंधन कर सके। पूसा डिकम्पोज़र जो है वो आपके पास कृषि विभाग से उपलब्ध होगा, उसका कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। और जो पूसा डिकम्पोज़र या वेस्ट डिकम्पोज़र को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो पिछले साल हमने एक वीडियो बनाया था उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के लिए। वो वीडियो जो है वो अभी आज हम ओपन में कर रहे हैं प्रोग्राम, तो हम नहीं चला पाए, लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाके ग्रीन टीवी के माध्यम से जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको पूसा डिकम्पोज़र यूज करना है। नेक्स्ट जो हमारे साथ एक्सपर्ट है रूप किशोर जी हैं, ये गन्ना विभाग से हैं, बुलंदशहर से। सर आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं कि गन्ने की पत्तियां प्रबंधन में जो इन सिटू मैनेजमेंट के थ्रू जो भी यंत्र हैं या फिर पूसा डिकम्पोज़र कितना कारगर साबित हुआ है, इसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को प्लीज। आज जो ये गोष्ठी का जो आयोजन किया जा रहा है, इसका मुख्य पर्पज ये है कि किसान पराली या पत्ती न जलाए। प्रदेश स्तर पर यह अभियान चलाया जा रहा है और विभिन्न विभाग के कर्मचारी बड़ी तल्लीनता से इस पर लगे हुए हैं। ये एक ऐसा मसला है जो वातावरण को अशुद्ध करता है। पर्यावरण इतना खराब हो चुका है, हर तीसरे चौथे परिवार में कोई ना कोई एक आदमी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। पर्यावरण बचा रहे, आदमी का जीवन बचा रहे, पशु बचे रहें और हमारे जीव जंतु बचे रहें, ये वातावरण में संतुलन बना रहे, इन सब को देखते हुए पत्ती या पराली जलाने पर रोक हो। ये हम किसान से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि अपने आप को बचाओ और देश को बचाओ। बहुत बात हुई है कि इनों का पत्ती ना जले, इसका कैसे उपयोग करा जा, कैसे बचत करी जा। आप 25% कटी हुई पत्ती को हरे चारे में भी यूज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर किसानों के पास ट्यूबवेल हैं, तो किसान भाई जो सक्षम हैं अपने ट्यूबवेल के पास 15 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा और 4-5 फीट गहरा गड्ढा बना ले। जितने भी आपके फसल अवशेष हैं उसमें डाल दें। वो गड्ढा नाले के पास होना चाहिए जो हल्का सा उसमें पानी चला दिया जाए। परत लगा दो, उसमें पत्ती की परत लगा दो, 5-7 किलो उसमें यूरिया डाल दो, पानी चला दो, वो बैठ जाएगी। जब वो आपका गड्ढा भर जाए तो उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसको बंद कर दो। उसके 4-5 महीने बाद वो आपकी खाद बन जाएगी, उसको आप अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। ये काम किसानों को करना ही पड़ेगा। देश के हित में, जनहित में किसानों को आगे आना पड़ेगा। किसान भाइयों से हमारा निवेदन है कि वो जो सिस्टम है थोड़ा उससे आकर बाहर निकलकर थोड़ा उससे काम करें। गन्ना विभाग
24 घंटे इस पे नज़र रखे हुए है। मैं एक वाकया बताऊं, पिछले साल की बात है। एक किसान को हमने 3:15 बजे पत्ती जलाते हुए पकड़ा, तो हमने किसान को बता दिया कि गन्ना विभाग रात में भी जागता है। किसान भाइयों, इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा और इसको प्रदूषण जो हमारा फैल रहा है वो कम करना पड़ेगा या उसको नष्ट करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ हैं इसको नष्ट करने के लिए। गन्ने विभाग के अधिकारीगण बैठे हैं, तमाम चीज़ें बताई हैं, इसको कैसे नष्ट किया जा सकता है या कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे पौधे हैं, पौधे के खेत हैं, उनकी पत्ती उतार कर आप 2 मेड़ों के बीच में उनको डाल सकते हैं आप। तो जब तक वो आपका पौधे का खेत कटेगा वो पत्ती गल जाएगी और आपको पत्ती से निजात मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि मैं जो अधिकारीगण हैं, मैं थोड़ा सा उनको सुझाव अपना रखना चाहता हूं वहां से। हम भी अपने अधिकारियों के सामने रखेंगे कि चीनी मिल में ऐसी कोई टेक्निक लगे जो गन्ना हमारा पत्ती से ही सप्लाई हो जा। मैं पुनः कृषि विभाग के अधिकारियों से भी अनुरोध करता हूं, और हम तो अपने अधिकारियों से करेंगे ही, और इस पर हम काम करेंगे और बताएंगे। और राकेश जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी गन्ने विभाग की कोर कमेटी तक पहुंच गए हैं, वे भी अपनी इस बात को रखें कि चीनी मिलों में कोई ऐसी टेक्निक आए कि गन्ना पत्ती समेत चीनी मिलों में लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ कुछ प्रगतिशील किसान हैं जो आप लोगों के ही बीच से हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया है पराली प्रबंधन या गन्ने की पत्ती प्रबंधन में, और वो कितना कारगर साबित हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले राकेश सिरोही जी। राकेश जी, मैं चाहूँगी आप यहाँ पे आएँ और आप जो है वो पहले बताएं कि आप कहाँ से हैं और आपने क्या चीज़ यूज़ किया है फसल अवशेष प्रबंधन के लिए और कितना कारगर साबित हुआ है, इसके बारे में। मैडम, मेरा नाम राकेश सिरोही है, मेरा गांव यही एतमादपुरी है। मैं एक गन्ना किसान हूं। हमने मल्चर का प्रयोग किया है, इसमें रिवर्सेबल प्लाव का यूज़ किया है गन्ने में। मैडम, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है हमें भी, गेहूं की जर्मिनेशन भी अच्छी आ जाती है इससे। लेकिन हमारे यहाँ मेन समस्या क्या है, हमारे यहाँ जो सर ने भी थोड़ी देर पहले बताया था, हमें तत्काल जो यूज़ हो ऐसा कुछ आइटम चाहिए जो समय ज़्यादा ना ले, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान 1 एकड़ 2 एकड़ वाले ज़्यादा हैं। अभी मान के चलिए किसी का 1 एकड़ खाली हुआ, अब उसे जल्दी से जल्दी उसमें गेहूं की बुआई भी करनी होती है, तो वो इतना समय नहीं ले पाता कि वो 1 हफ्ता उसका इंतजार करे कि पत्ती गलाए या सड़ाए, और वो जल्दबाजी में उसका नुकसान उठा पाता है, जिससे उसका 6 इंच तक का जो सल्फर है, जो सबसे लिए अच्छी चीज़ है फसल के लिए, वो जल जाता है। केंचुआ बचता नहीं है हमारी फसल में। हमारी फसल शुरू में एक बार को अच्छी जर्मिनेशन लेके चलती है, दिखाई देती है, लेकिन वो जब हम जैसे उसमें 20-25 दिन बाद देखते हैं, हमारी फसल बहुत धीमे ग्रोथ करती है। ये उसका नुकसान है जो आग लगाने से हमें होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि मैंने लखनऊ में भी गया था मीटिंग में, मैंने वहाँ भी ये बात रखी थी जो भाई साहब ने भी बताया, रूप किशोर जी ने। सरकार बहुत कुछ इस पे विषय पे हमें मोटिवेशन दे रही है कि आप पराली ना जलाएं। मोस्टली हमारे यहाँ धान की पराली तो जलाई नहीं जाती, क्योंकि वो पशुओं के लिए यूज़ में हो जाती है सारी। लेकिन जो हमारी गन्ने की पत्ती है उसका बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है धीरे धीरे। तो मैं सरकार से भी यही आप कहूँगा कि गन्ने का जो हमारा शुगर मिल खरीदती हैं, हमसे वो 10% या 12% जो उसमें अवशेष है उसका वो कटौती करके, और हमारा गन्ना में पत्ती अगोला का खरीदा जाए। यदि कोई किसान इच्छुक है तो जो अपने अगोला सही काट के अपने पशुओं को यूज़ करना चाहते हैं वो अपने पशुओं के लिए कर सकते हैं। लेकिन जो सूखी पत्ती है उसकी बड़ी समस्या है, जबकि शुगर मिल उसका बैगास बनता है, उसकी अच्छी कीमत मिलती है शुगर मिल को, किसान को उसका कुछ नहीं मिलता। तो शुगर मिल इसमें बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि हमारे अधिकारी वर्ग भी और मैं भी आगे बात उठाऊँगा इस बात के लिए कि हमारे गन्ने को विद पत्ती लिया जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना सुझाव देने के लिए। हमारे साथ नेत्रपाल जी हैं जिन्होंने पूसा डिकम्पोजर का इस्तेमाल किया है। तो सर पहले आप कैसे प्रबंधन करते थे और पूसा डिकम्पोजर के बाद क्या चेंजेस आए हैं? मैडम पहले तो सब ये पाती जलाई जाती थी, लेकिन जब से डिकम्पोजर आया है इससे काफ़ी फ़ायदे हैं। एक तो हमारी पाती गल जाती है और दूसरे अगर हम फसल में भी यूज करें तो उससे उत्पादन बढ़ता है। हमारी जो कृषि की जो क्षमता है नहीं, उर्वरक क्षमता, वो बढ़ती है इससे। तो हमने ये पाती ना जला के इसे डिकम्पोजर यूज करके उसे नष्ट किया जाए और अपनी फसल पे इसका छिड़काव करना चाहिए। जो गन्ना है उसमें भी पैदावार बढ़ेगी और जो कीट है उसकी रोकथाम के लिए भी ये ज़्यादा कामयाब है। तो हमारा मतलब तो यही कहने का, डिकम्पोजर को यूज करें फसल में भी और पत्ती में भी। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल। धन्यवाद सर। हमारे साथ उपेंद्र नागर जी हैं। उपेंद्र जी, इन्होंने भी जो है वो सरकार की योजना का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर क्या कर रहे हैं आप? अपना नाम और कहाँ से आप पहले? मेरा उपेंद्र नागर नाम है। मैं अनूप शहर ब्लॉक के ग्राम महुरसा से रहने वाला हूँ। आपने कौन सी योजना का लाभ उठाया और क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? मैंने एफपीओ बनाया है और फार्म मशीनरी बैंक का मुझे लाभ मिला है मेरे एफपीओ को। डिकम्पोजर पे कृषि विभाग के अधिकारियों ने, गन्ना विभाग के अधिकारियों ने और जागरूक किसानों ने बहुत कुछ कह दिया है। मैं सभी किसान भाइयों से एक बात पूछना चाहता हूँ। गन्ना बोने का तरीका या किसी भी फसल को बोने का तरीका, उगाने का तरीका, काटने का तरीका, छांटने का तरीका सब हम लोगों को कृषि विभाग की तरफ से मिला है ना। उसका फायदा हो रहा है हम लोगों को। तो कृषि विभाग अब ये कह रहा है कि आप पताई और पराली को मत जलाइए। ये भी हम लोगों के हित के लिए है। पराली बिक रही है और अगले आने वाले दौर में और ज्यादा बिकेगी। हमारे जिले में 2 प्लांट बायोगैस के चालू हो चुके हैं और हो सकता है आने वाले दौर में और भी प्लांट चालू हो जाएं। 500 रुपये कुंटल आपकी पताई या आपकी पराली इस बार का रेट है। हो सकता है अगले बार कुछ ज्यादा या कम हो जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कोई समस्या है आप लोगों की? अगर कोई समस्या शेयर करना चाहते हैं सर आइए। एक एक करके सर। आपका नाम कहाँ? मेरा नाम वीरपाल, चेयरमैनपुर पिपाला मेरा गांव है। आज से मैंने 4 साल पहले मल्चर लिया था। गेहूं भी मल्चिंग करके बोआ था, सरसों भी मल्चिंग करके बोई थी, कुछ गन्ना लगे था काट के, और लगातार जो ऐसे ही खेत है उसे मल्चिंग करके गन्ना बो। उसमें है क्या, बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, गल भी जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक तो गेहूं बोने में हमें उपलब्ध नहीं हो रहा मल्चर कहीं लोगों को, किसानों को। कहने की बात है, ना तो बहुत क्षेत्र मुझसे भी मांग रहे हैं, भाई एक काम कहाँ तक करेगा। ना तो समिति दे रही, 1-2 होगा, एक ही जगह रखा होगा। ना हमारी चीनी मिल दे रही। लोग इच्छुक भी हैं मल्चर चलाने के लिए, उसकी उपलब्धता नहीं। नंबर 2 है क्या, मल्चिंग करने में एक बड़ा दिक्कत है, खर्चा बहुत आता है। डीजल हो गया 95 रुपये लीटर। पहले मल्चिंग करो, फिर उसमें हैरो चलाओ, फिर उसमें कल्टीवेशन करो, फिर उसके बाद रूटर चलाओ। जब बुआई का नंबर आता है, कितने बार हो गए, गेहूं के लिए बता रहा हूं मैं, तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ गई तेवतिया जी। तो उसको देखते हुए क्या मिलेगा आगे हमें, इससे तो उसे नामों में बहुत समस्या। एक हमें यंत्रों की उपलब्ध किसानों को नहीं हो पा रहे हैं, उसकी व्यवस्था हो। किसान इच्छुक है मल्चिंग करने के लिए, उसकी व्यवस्था हो। चाहे चीनी मिल से कराओ आप, चाहे केवीके से कराओ, चाहे ये कहने की बात है मिल रहे, बताओ हमारे कई किसान दिलवाओ। देखिए, हमारे किसान भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि सभी किसानों को यंत्र नहीं मिल पा रहे हैं, चीनी मिल के माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से या हमारे माध्यम से। ये सही है कि हम सभी गांव में नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, लेकिन फार्म मशीनरी बैंक कस्टम हायरिंग सेंटर का उद्देश्य ही यही था और है भी कि एक जगह जहां स्थापित होगा तो उसको हमारे किसान भाई किराए पे लेकर के उसको चलाएंगे। और अब वो जो फार्म मशीनरी बैंक की सुविधा जिसको दी गई है, जो प्राप्त कर चुके हैं, उनकी भी अपनी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को बताएं, बैनर लगाएं अपने ट्रैक्टर पे, वो लिखें कि इस योजना के अंतर्गत हम छूट पाए हैं, जिससे जिधर से वो ट्रैक्टर जाए तो वो देख लें कि हाँ इस योजना के तहत है, ये किराए पे इनको हम चलवा सकते हैं और इनके पास यह यंत्र है। उसका एक कार्यालय होना चाहिए, उस पर बैनर लगा हो, सब जाने। अब जो आप कह रहे हैं
इसी तरीके का एक समूह बना दिया जाएगा। अब तक लगभग हम लोग 100 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित कर चुके हैं या इससे अधिक हो गया है। कस्टम हायरिंग सेंटर इसी बार 35 ग्राम पंचायतों के लिए दिया जा रहा है। हम एक बार में यहाँ पे 11 साढ़े 1100 ग्राम पंचायत है, नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे करके पहुँच रहे हैं। ग्राम सहकारिता समिति है जो उनको दिए हुए हैं। चीनी मिलें भी देती हैं। अब यहाँ आगौता चीनी मिल का क्षेत्र चूंकि इधर नज़दीक है, ये दे रही है कि नहीं, लेकिन साबितगढ़ और उनके जैसे कुछ पिछले वर्ष मैं किसानों के यहाँ ही गया था। किसानों के यहाँ गया तो उन्होंने खुद कहा कि अभी हमारे गांव में चीनी मिल का वो मल्चर आया हुआ है। उनके यहाँ मैं गया था यही सत्यापन करने, फार्म मशीनरी बैंक का। वो प्रमुख थे, किस ब्लॉक के थे याद नहीं आ रहा, पूर्व प्रमुख रह चुके थे उनके परिवार के। उनके बगल में वो आया हुआ था और वो बताया कि अब ये जाएगा तो जितने लोग हैं इच्छुक वो लोग चलवा के ले जाएंगे। हम लोग साबितगढ़ चीनी मिल के मैनेजर को बुलवा करके मीटिंग भी किए थे और ये डाले हैं, हम एक लिस्ट बनवा दे रहे हैं जितने किसानों के पास मल्चर है। वो ब्लॉक वार जो किसानों का समूह हमारे एडीओ एजी और टीएसी बनाए हुए हैं, वो मल्चर जिनके पास है उसकी लिस्ट आप लोगों को इसी माध्यम से व्हाट्सअप कर दी जाएगी कि इसका आप लोग इस्तेमाल करेंगे और करवाएंगे और एक दूसरे से प्रचार करेंगे। हम सबके घर नहीं पहुंचा सकते हैं, ये सही बात है, लेकिन ये है कि उपलब्धता इतनी हो जाए। चूंकि मल्चर ही नहीं यूज करना है, जैसे आप बताए कि हमको कास्ट ऑफ कल्टीवेशन हमारा बढ़ रहा है, आपने बताया सिर्फ मल्चर लगाने से कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ रहा है। अगर आप गेहूं की बुवाई गन्ना कटने के बाद कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, मानता हूं आपने पत्ती को जला दिया, तो जलाने से क्या कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हुआ? कुछ। जोताई तब भी करेंगे, क्योंकि गन्ने की जो जड़ है वो लगभग 8 इंच तक नीचे रहती है। जोताई बिना किए गेहूं नहीं बो पाएंगे, वो भी अच्छे डीप प्लाऊ से जोताई करेंगे। सिंचाई तब भी करेंगे, तभी उसमें नमी रहेगी। सिर्फ आपका क्या बढ़ रहा है कि मल्चिंग की जो प्रक्रिया है, रोटावेटर एक बार मिक्सिंग करने के लिए है, बार बार बुआई और जोताई करने के लिए नहीं है। मोटावेटर 1.5-2 इंची से ज्यादा नहीं करता है और धीरे धीरे हार्ड पैन बन जाती है। हार्ड पैन बन जाती है तो उसके लिए आपको साल भर में रिवर्सिबल एमबी प्लाऊ या डीप प्लाऊ लगाना जरूरी हो जाता है। नहीं तो जो डीएपी और यूरिया और पोटास हम डाल रहे हैं वो उसी पे कंकड़ जैसे जमा हो जाएगी, फिर वो पैन टूटती नहीं है। ना तो हम गहरी जड़ वाली फसल ले पाते हैं, ना हमारी पानी की क्षमता विकसित हो पाती हो, समझ रहे हैं? तो वो हमारा नुकसानदायक है। इसलिए रोटावेटर गर्दा कर देता है, धूल कर देता है, उड़ा देता है, बुरादा बना देता है। ये सब पे मत जाइए, ये आपके लिए नुकसानदायक यंत्र हो जाएगा और नुकसानदायक है भी। इसको तो अब हम लोग डिमोट कर रहे हैं, उसको कम करना चाहिए। सिर्फ एक बार मिक्सिंग का यंत्र होना चाहिए। और कास्ट ऑफ कल्टीवेशन हमारा जब प्रबंधन रहेगा कि हम एक साथ क्या क्या चीजें कर ले जाते हैं। हमको घटाना है पानी की सिंचाई की जो हम बार बार करते हैं, मतलब उसकी क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमारी मिट्टी की बढ़ जाए, वो हमको करना है। जोताई कम करके हम अच्छा उत्पादन ले लें और फर्टिलाइजर का जो हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा कम हो जाए, तभी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होगा। इससे कम नहीं होगा रोटावेटर लगाने से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कोई और समस्या, कोई और सवाल? आ जाइए सर, एक आखिरी। सर आपका नाम? मेरा नाम उम्मेदपाल सिंह, सैदपुर नीमा पार्टी। जी सर। पहले मैं सभी जितने भी अधिकारीगण हैं मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं जो हमें ये जागरूक कर रहे हैं। लेकिन जागरूकता के साथ साथ हम किसानों की जो समस्या फील्ड की है उसको भी सुनने की थोड़ी क्षमता रखें और सुनें। मैं आपको सबसे पहले मंचर के बारे में बताता हूँ। मैं भी एक छोटा सा ही किसान हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं। मैं हर साल मंचर चलाता हूँ, लेकिन समस्या क्या, मंचर मेरे बिहारी छोलते हैं और वो पत्ती इतनी ऊंची हो जाती है, गद्दा बन जाता है। अब ना उसमें हैरो बैठेगी, ना उसमें रूटर बैठेगा और ना उसमें टिलर बैठेगा। टिलर कैसे बैठेगा? उसकी 2 पाली खोलो तब उसमें टिलर बैठेगा। टिलर बैठने के बाद फिर भी उसमें रूटर नहीं बैठेगा। गेहूं कैसे बोओगे? आप ये कंपोज बता रहे हो, इसमें गड़ाने में लग जाएंगे 10 दिन। 10 दिन तक कौन ऐसा किसान भैया है यहाँ बैठा हुआ जो 10 दिन तक गेहूं रोक लेगा? क्योंकि वो तो जनवरी तक बोएगा गेहूं नहीं रोक पाएगा। तो सर सबसे बड़ी समस्या किसान की ये है कि गेहूं बोने की। इतना बड़ा किसान कोई नहीं है, 50 बीघे से ऊपर कोई ऐसा किसान नहीं है। 50 तो बहुत बड़ा है।
कि भाई वो 10 दिन या 12 दिन तक रुक जाएगा, नहीं रुक सकता। उससे बड़ी बात ये, मल्चर तो हमारे सैदपुर सोसाइटी में रखा है, थाली खड़ा है, लेकिन समस्या क्या है, अब हम जितने भी किसान हैं उनके पास 35, 44 या 25 ट्रैक्टर हैं पावर के। उसके लिए चाहिए राकेश जैसा ट्रैक्टर, 4 व्हीलर वाला। आप से रिक्वेस्ट है, राकेश से कहो फ्री जुतवावे और डीजल हम देंगे। राकेश जी, आपको देखिए 2 बात, जैसे आपने कहा कि राकेश जी सिर्फ जो है डीजल देंगे, डीजल नहीं ड्राइवर का किराया भी दे दीजिएगा। राकेश जी आपके यहाँ चलवाएंगे, आप जैसे किसानों के यहाँ चलवाएंगे, इसीलिए तो हम लोग राकेश के यहाँ आए हैं कि अपने गांव में चलावे। पूरी बात होने दीजिए, अब आपने कह लिया, ऐसे ऐसे तो 500 लोग बैठे हुए हैं, शाम भी कम पड़ जाएगी। वो चलवाएंगे, कम रेट पे चलवाएंगे, मतलब उनका किराया का मतलब आपसे फायदा नहीं लेंगे। तेल का दाम मिल जाए, डीजल का दाम मिल जाए, मोबिल का मिल जाए और ड्राइवर जो ले जाएगा उसका मिल जाए, चलाएंगे। दूसरी बात, जब 4 और 5 बीघे के किसान हैं, 4 ही 5 बीघा पूरा अगर गन्ना बोए हैं, तब उसकी पत्ती जितनी होती है, अगर हम गद्दा जैसे बन जा रहा है, ज़्यादा ऊंचाई हो जा रही है, सभी यंत्र हमारे उसमें नहीं चल पाएंगे। हम ये नहीं है कि हम उसी में गोबर की खाद और डाल के, हम तो उसको पत्ती को बाहर एक जगह इकट्ठा करके भी सड़ा सकते हैं और फिर बाद में ले आएंगे, जान रहे हैं। मतलब ये है कि आग नहीं लगाना है। और दूसरी बात, हमारा जो खेत का पत्ती है या कुछ भी है अवशेष, वो बाद में खेत में आ जाए, उसका ये नहीं कि हमेशा मल्चर ही चलाना है। आप बताइए, इसके पहले भी होता था ना, पत्तियां होती थी ना गन्ने की फसल में, तब तो नहीं जलाया जाता था। हम भी किसान परिवार से ही हैं, हमारे यहाँ भी सुनिए गन्ना होता था, लेकिन हम बताए ना, तब लोगों का जानवरों में यूज होता था, घर और छप्पर बनवाने में यूज होता था, नीचे बिछावन बिछाते थे जानवरों का, जाने डेली लगता था उसमें, तो वो 2 महीना तक चलता था। बाद में वही सड़ के खाद बन जाता था, गोबर के साथ चूंकि मिला रहता था, और फिर वो खेत में जाता था। तो करना वही है। जब आज हम जूता पैंट शर्ट पहन के खेत में जा रहे हैं, पहले तो नहीं जाते थे, तो व्यवस्था बदल गई, तो कुछ तो हमको अतिरिक्त करना पड़ेगा, क्योंकि खेती का भी रूप बदल गया, हमारा भी बदल गया, उसी के कारण थोड़ी समस्याएं आई हुई हैं। तो हम कुल मिला के यही है कि हमारा जो फसल अवशेष है किसी भी रूप में सड़ के खाद बन के खेत में पहुंच जाए। अब उसमें थोड़ी समस्या आ रही है, तो उसमें हमको उसका समाधान हम लोगों को मिल के निकालना है। आरोप प्रत्यारोप से नहीं कि हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, आप कुछ मान नहीं रहे हैं, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि आप मान नहीं रहे हैं, करने वाले कर भी रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, उसको करें। खेत की उर्वरक क्षमता भी बनी रहेगी, बस उसको हम सड़ा के खाद बना के किसी रूप में वहां ले जाएं। जलाने से नुकसान है, यही नहीं है कि सिर्फ पत्ती ही जलती है, उससे 8-6 इंच तक जहां तक हमारी कृषि योग्य जमीन होती है, वो एक बार पत्ती जलाने के बाद तुरंत हाथ से छूइए तो आप छू नहीं पाएंगे, इतना गर्म रहता है। तो उसका टेम्परेचर इतना रहता है कि सभी बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, जो जीवांश भी कह रहे हैं, सब जल जाता है। जान रहे हैं, हमारे बाल में इतना रोया है शरीर में, एक माचिस की तीली सिर्फ लगा दीजिए यहीं, हम जलेंगे तो नहीं, लेकिन इतना दूर का रोया है, वो स्किन खराब हो जाएगी और फिर दोबारा वो रिपेयर नहीं होगी। जहाँ चोट लगी होगी निशान अभी तक होगा। वही हाल मिट्टी का हो जाता है। तो उसको बनाने रखने के लिए हमको करना है, आप ही लोगों से सलूशन लेंगे। मिट्टी कहीं नहीं ले जा पाएंगे, ना तो उसका अवशेष हम ले जा पाएंगे, तो उसका रूप वैसे ही बना रहे, वही प्रबंध करना है। आप ही लोग बताइए कि क्या करेंगे। सर इसका 2 ही समाधान है। एक तो भाई साहब ने अभी बताया कि भाई कंपोज बना रहे हैं। हाँ देखो सर, हम तो चाहते हैं कि पत्ती ना जले, हम ये नहीं चाह रहे, लेकिन हम चाह रहे हैं जो हमारी फील्ड पे परेशानी है किसानों की, हम उसको बताना चाह रहे हैं। आप हमारी परेशानी सुनेंगे तो आप उसका भी समाधान निकालेंगे। हाँ, तो हम सबसे पहले जो भाई साहब ने अभी बताई, अगर भाई कंपोज के लिए हम खरीद के ले जाएंगे, कोई भी किसान ऐसा नहीं है कि भाई उसका पैसा लेगा फ्री में उठवा देगा। हाँ, दूसरा सर, अगर कंपोज बनता है या जो भी कुछ बनता है आप बनवाइए उसे। दूसरा, अब हमारे भाई साहब ने बताई और हमारे सीडीओ साहब ने भी बताई कि अभी गन्ना अगर पत्ती सहित 10% तो किसान कटवाना चाह रहा है, हम पत्ती भी दे रहे हैं और उनके वे गिट्टक बनेंगे खोई के और पत्ती के मिल के, लेकिन हम 10% का नुकसान भी उठा रहे हैं। किसान भाई देने के लिए तैयार हैं, हम पैसा नहीं ले रहे, हम तो 10% फ्री दे रहे हैं। मान ली 1 कुंटल गन्ना हमने दिया है मैं पत्ती के सरकार,
तो हम चाहते हैं 10 किलो बेशक काट लो, 90 किलो के पैसे दे दो। किसान तो हर तरीके से आपसे मिलकर चलना चाहता है, लेकिन किसान की जो फील्ड पे समस्या है उसको भी आप समझने की कोशिश करो। धन्यवाद सर। इसीलिए ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसका मकसद ही ये है कि आपकी समस्याओं को हम हायर लेवल तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं आज के कार्यक्रम में रहे, मैं आप सभी का सर धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे साथ जितने भी किसान यहाँ पे मौजूद रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के बगैर ये कार्यक्रम सफल होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और साथ में जो ग्रीन टीवी के माध्यम से हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी। अगर कोई सवाल है तो आप ग्रीन टीवी के व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953218363। और आज के कार्यक्रम में, आज के चौपाल में हमने आपको बताया इन सीटू मैनेजमेंट के थ्रू पराली प्रबंधन या गन्ने की पत्तियां प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश कृषि विभाग का क्या क्या योजनाएं हैं और उसका लाभ आप कैसे उठा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और पत्ती पराली ना जलाएं, जितना हो सके उतना ज्यादा प्रबंधन करें। नमस्ते।